नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग पर यूट्यूब के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा। जैसा कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हिंदी शिक्षण पढ़ रहे थे, तो हिंदी शिक्षण को क्रम को हम आगे बढ़ा ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको हिंदी के साथ साथ साइकोलॉजी को भी पढ़ाऊँगा, तो आज मैं आप लोगों के सामने साइकोलॉजी लेके आया हूँ। तो इसमें हम समझेंगे कि साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ी क्यों। इसके साथ ही साथ जो आपका मनोविज्ञान है, वह मनोविज्ञान की जो आवश्यकता है, वह आवश्यकता हमें पड़ी क्यों। यानी मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है या कह लीजिए एक विषय है जो हमारे सिलेबस में आपको जब आप बीटीसी या बीएड करते हो तो जिसमें रखा गया है या क्यों रखा गया है, इसके बारे में बात करेंगे कि जो मनोविज्ञान आपका एक ऐसा विषय है जो रख दिया गया है, यह क्यों रखा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, मनोविज्ञान अगर जो बात मैं करूं तो मनोविज्ञान पहले के समय में अगर देखा जाएगा या कह लीजिए प्राचीन समय में, तो मनोविज्ञान कोई अलग से विषय नहीं था। यानी जो मनोविज्ञान था यह कोई अलग से विषय नहीं था। यह जो विषय था यह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता था। यानी मनोविज्ञान जो विषय है यह कोई अलग से विषय नहीं था। यह जो रखा जाता था किसके अंतर्गत रखा जाता था? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता था। परंतु जैसे आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो जैसे जैसे हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसी के अनुसार ही हमारे क्रियाकलाप भी होते जाते हैं। तो उसी के अनुरूप ही, यानी जब हमें बाद में जैसे जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ी तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब मनोविज्ञान एक अलग से विषय होना चाहिए। तब मनोविज्ञान शब्द की, यानी यह कह लीजिए मनोविज्ञान विषय की एक उत्पत्ति हुई। मनोविज्ञान जो विषय है पहले वह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता था। यानी जो भी जानकारी होती थी वह दर्शन शास्त्र के ही अंतर्गत रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था हमारी आगे बढ़ते गई तो मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। और जब इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया गया, यानी मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है या कह लीजिए जो विषय है आपका, जो ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इस विषय को आवश्यकता हमें क्या पड़ी कि जब हम प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, अगर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। पहली चीज़ ये है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है और बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है। या आप भी इस चीज़ को समझते होंगे, जानते होंगे, क्योंकि जब आप किसी किशोरावस्था बालक के साथ या वयस्क बालक के साथ होते हो तो आप अपनी बातों को उसके सामने रखते हो और उन बातों को वो अच्छी तरह से समझता भी है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे शैशवावस्था में बालक है या कह लीजिए बाल्यावस्था में बालक है और उससे आप बात जब करते हो तो उस समय कंडीशन आपकी कुछ दूसरी रहती है, क्योंकि उस समय आपका जो लेवल रहेगा वह हाई लेवल नहीं होना चाहिए। यानी उस समय जब आप अपनी बातों को रखोगे तो बातों को रखते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह जो बालक है वह छोटा बालक है। तो इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि छोटे बालकों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है बड़े बालकों की अपेक्षा। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यह आपने भी अनुभव किया होगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो आपको प्रैक्टिकली रूप से बिल्कुल तैयार रहना चाहिए या मेंटली रूप से बिल्कुल आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो बालक जो होते हैं वो बार बार आपसे प्रश्न पूछेंगे और बार बार जब आपसे वो प्रश्न पूछेंगे तो आपको प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी वहाँ पर जो बालक होते हैं, बालक आपसे बार बार क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। तो जब बालक बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको उत्तर देने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको चाहिए कि आप वहाँ पर बालकों के सामने जो अपने विचारों को रखें
तो वो विचार में आपके गुस्सा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका जो व्यवहार रहना चाहिए वो स्नेहपूर्ण रहना चाहिए। तो यानी अब आप जो बात आती है मनोविज्ञान की, उस बात की बात करते हैं हम लोग। तो मनोविज्ञान की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आपका जो व्यवहार है वह बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण कैसे होगा, उनको समझने के लिए जब तक आप बच्चों के बारे में नहीं जानोगे कि बालक किस उम्र में क्या क्रियाकलाप करता है, उसके शब्द भंडारण की शक्ति कितनी होती है, उसकी क्षमता कितनी होती है, उसकी योग्यता कितनी होती है, उसकी रुचियाँ कितनी होती हैं, जब तक आप इन सब के बारे में नहीं जानोगे, निश्चित है आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो। वयस्कों के साथ ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। वयस्क जो होते हैं वह पहले से आपके क्या होते हैं, तैयार होते हैं। यानी जो वयस्क हैं वो पहले से आपके सभी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं और उनका अर्थ भी उनको पता होता है। लेकिन बच्चों के साथ ऐसे क्रियाकलाप नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ होती है, जब भी आप श्यामपट्ट कार्य करते हो तो श्यामपट्ट कार्य करते समय जो छोटे बालक होते हैं, अगर आपने कोई सेंटेंस गलत लिख दिया या कह लीजिए कोई आपने वर्ण गलत लिख रखा है, तो उस कंडीशन में आप वर्णों को कभी भी बचा के नहीं रख सकते हो। यानी अगर आपने एक वर्ण जैसे लिखा आपने का, अगर आपने एक वर्ण लिखा का और अगर आपने लिखते समय थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो मैंने बताया था पहले ही क्लास में कि बालक अनुकरण की प्रवृत्ति द्वारा सीखता है। यानी जो छोटे बालक होते हैं उनके अंदर जो प्रकृति होती है वह अनुकरण करने की प्रकृति होती है। यानी जैसे आप वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर कोई भी शब्द या वर्ण लिखते हो तो बालक उसी की नकल बिल्कुल करता है। यानी बालक जो देखेगा वह बिल्कुल उसी तरह से लिखेगा। तो यहाँ पर आपके अंदर गलतियाँ करने की जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत कम होनी चाहिए। यानी जो आप अगर वाइट बोर्ड का कार्य करते हो या ब्लैक बोर्ड का, तो आपके जो उच्चारण हैं उच्चारण बिल्कुल क्या होने चाहिए, शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। अगर आपके उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट नहीं हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप बालकों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। जबकि वयस्कों के साथ ऐसा नहीं होता। तो बालकों की जो उनकी मन की दशाएं होती हैं कि बालक किस एज में क्या करता है, किस एज में क्या नहीं करता, तो ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? ये ज्ञान आपको मनोविज्ञान से ही मिलेगा। अगर आप मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करोगे तो आप इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाओगे। इसीलिए आज के समय में देखते हो आप कि जो भी प्राथमिक शिक्षक होते हैं या कह लीजिए जो आपके शिक्षक उच्च कक्षा के होते हैं, तो उन सबको बीटीसी बीएड ज़रूर करने के लिए कहा जाता है। यानी एक बीटीसी और बीएड एक योग्यता रखी गई है कि आपको ये करना ही होगा। जब आप बीटीसी या बीएड करते हो तो उसमें मनोविज्ञान आपको एक अलग से विषय पढ़ाया जाता है, और जब आप उस विषय को पढ़ते हो तो आप बच्चों की दशाएं, बच्चों की कंडीशन कि बच्चा किस एज में क्या करता है, किस एज में क्या नहीं करता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल पाती है। तो इन सब की जो जानकारी आपको मिल पाती है वो कैसे मिल पाती है? मनोविज्ञान के द्वारा ही मिल पाती है। इसीलिए एक शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आपको मनोविज्ञान विषय की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और इसके साथ ही मनोविज्ञान जो आप पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों को उसके बारे में यानी उसी से सीखकर ही अपने क्रियाकलापों को उनके सामने पेश कर सकते हो। आइए अब उसी को प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। और सबसे पहला जो आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आपकी जो है उसी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और पहला इसमें जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है या कह लीजिए पहला अध्याय जो आपका चलता है वो क्या होता है? शिक्षा व मनोविज्ञान। तो आइए पहले जानते हैं शिक्षा क्या है, तत्पश्चात हम जानेंगे मनोविज्ञान, और इनके बाद फिर हम आगे शुरुआत करेंगे जो भी विचार हैं या क्या क्या मनोवैज्ञानिक हैं, क्या क्या नहीं है, इन सब के बारे में। तो जैसे पहले मैंने कहा कि पहले ही चैप्टर की जो आपकी शुरुआत होती है वह शिक्षा व मनोविज्ञान से होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
यानी शिक्षा जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि शब्दों में अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ तो यही हो ना कि शब्दों में अर्थ आपका क्या निकल कर आएगा और क्या अर्थ निकल कर नहीं आएगा। देखिएगा, शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वह ज्ञान, विषय और प्रक्रिया से माना जाता है। यानी जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है वह आपके 3 शब्दों में समाहित कर दिया गया है। ज्ञान से है पहला, विषय से है और तीसरा क्या कहा गया है, प्रक्रिया का। यानी जो शिक्षा होती है वह आपके 3 शब्दों से मिलकर है, या कह लीजिए 3 शब्दों में इसको क्या किया गया है, आपके समाहित किया गया है। पहला है ज्ञान, दूसरा है विषय और तीसरा है प्रक्रिया। ज्ञान क्या है, आइए ज्ञान के बारे में जानते हैं। देखिएगा, ज्ञान जो आपका शब्द है, यानी अगर मैं इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करता हूँ तो ज्ञान का जो अर्थ होता है, अगर आपने किसी एक विषय से, यानी आप क्या होता है कि आप कहते हो मैं पहली में पढ़ रहा हूँ, दूसरी में पढ़ रहा हूँ, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं में, छठवीं में, सातवीं में, आठवीं में, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये कक्षाएं आप में पढ़ते हो, तो इसका मतलब आप जो शिक्षा को क्या प्राप्त कर रहे हो, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो। यानी वहाँ पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। यानी जब आप 12वीं में या ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पर आपको किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद आपका विषय आता है। विषय का मतलब होता है, यहाँ पर जो विषय शब्द का अर्थ हो जाएगा यह आपका विषय विशेष से होगा। यहाँ पर जो इसका अर्थ है वह किससे माना जाएगा, विषय विशेष से अर्थ माना जाएगा। यानी जो इसका अर्थ है वह आपका किससे माना जाएगा, विषय विशेष से अर्थ माना जाएगा। विषय विशेष से अर्थ क्या होता है, जैसे आप अगर कहते हो कि मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, अब मास्टर डिग्री करने में आप चाहे एमए करो या आर्ट्स से करो या साइंस से करो। अगर आप एमए से करते हो, अगर आप आर्ट हो तो आप एमए करते हो, और जब एमए आप करते हो तो आपके पास कौन सी डिग्री होती है, मास्टर डिग्री होती है। उसमें आपका कोई एक सब्जेक्ट होता है, उस एक सब्जेक्ट में यानी उस विषय विशेष में आपको महारत हासिल होता है। यानी उस विषय विशेष में आपको क्या हासिल होता है, महारत हासिल होता है। तो जब आप एमए करते हो या कह लीजिए आप एमएससी करते हो, यानी ये कोई भी शिक्षा की प्रक्रिया यानी इनको आप संपादित करते हो, तो उस कंडीशन में यानी आपको जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वह विषय विशेष होगा। यानी उस सब्जेक्ट में या कह लीजिए उस मेन सब्जेक्ट में आपको जो प्राप्त होता है उस कंडीशन में वो विषय विशेष से होता है। तो विषय विशेष शब्द का जो अर्थ आपको निकल कर आता है, यानी विषय विशेष शब्द का जो अर्थ है वह आपसे, यानी जब आपको उसमें कुशलता मिलती है या कह लीजिए उसमें आपको महारत हासिल होता है। सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जब आपको किसी एक विषय में कुशलता प्राप्त हो जाए या कह लीजिए आपको कि महारत प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप विषय विशेषज्ञ हो गए। यानी उस विषय में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो गई है। यानी देखिएगा, शिक्षा के मैंने जो शिक्षा शब्द है उसके 3 अर्थों को लेकर मैं चल रहा हूँ एक साथ। पहला आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि ज्ञान क्या है। पहले मैंने आपको बताया कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान के बारे में आपने जाना कि जब आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं यानी इन कक्षाओं में आप पढ़ते हो तो इसका मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और जब आप किसी एक विषय से, किसी सब्जेक्ट से आप कोई एमएससी करते हो या कुछ भी करते हो तो इसका मतलब उस विषय विशेष में आपको योग्यता या महारत हासिल हो गया है। तीसरा है आपकी प्रक्रिया। प्रक्रिया शब्द का जो अर्थ होता है वह जब आपको किसी चीज़ में कुशलता या महारत हासिल हो जाता है, तो कुशलता या महारत हासिल होने के पश्चात आप उसको अपने जीवन में प्रयोग करते हो या कह लीजिए आप अपने विकास के लिए उसको प्रयोग करते हो, तो क्या कहलाता है, प्रक्रिया के अर्थ में हो जाता है। यानी जब आप उस विषय विशेष में महारत हासिल करने के पश्चात
आप उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लेके आते हो तो आप समझिए कि आपकी प्रक्रिया क्या है, मानी जाएगी। यानी जो शिक्षा शब्द है शाब्दिक अर्थ या 3 अर्थों में आपका प्रयोग किया गया। पहला है आपका ज्ञान, यानी जब आप पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में पढ़ते हो तो इसका मतलब आपको जो वहाँ पर प्राप्ति हुई है वह प्राप्ति किसकी हुई है, ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई है। दूसरे में आप देखोगे विषय। विषय का अर्थ होता है कि जब आपको किसी एक विषय में महारत या कुशलता हासिल हो जाए, या कह लीजिए जो आपके पास मास्टर डिग्री है, वह विशेष जो अर्थ दिखाएगी वह किसको दिखाएगी, विषय विशेष के अर्थ को प्रकट करती है। तीसरा जो अर्थ मैंने आपको बताया वह अर्थ क्या है, आपकी प्रक्रिया। प्रक्रिया का जो यहाँ पर अर्थ निकल कर आया है वह प्रक्रिया का अर्थ है कि जब आपको किसी विषय विशेष में बहुत ज़्यादा महारत हासिल होता है या योग्यता हासिल हो जाती है और आप उसको अपने जीवन के विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करते हो, अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हो, तो इसका मतलब वह क्या बन गया, प्रक्रिया से आपका दिक्कत जाना जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, अगर देखा जाए कि शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है आपकी शिक्ष धातु से हुई है। यानी शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किस धातु से हुई है, आपकी शिक्ष धातु से हुई है, जिस शब्द का अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। यानी शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति की बात देखी जाए तो किस धातु से हुई है, शिक्ष धातु से हुई है। शिक्ष धातु का जो अर्थ निकल कर आता है वह आपका सीखना या ज्ञान प्राप्त करने से होता है। यानी जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है या आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो इसका मतलब शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह आपकी क्या है, चल रही है। इसी में अगर देखा जाएगा, शिक्षा से एक शब्द आपका जुड़ा हुआ माना जाता है विद्या। शिक्षा की तरह ही एक शब्द आपका जुड़ा हुआ माना जाता है जिसका नाम है विद्या। अब अगर देखा जाएगा तो शिक्षा और विद्या ये दोनों शब्द एक ही तरह से लगभग प्रयोग किए जाते हैं। अगर देखा जाएगा, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों होते हैं, ये आपके समानार्थी शब्द के अर्थ में प्रयोग होते हैं। यानी यहाँ पर जो शिक्षा और जो विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है यह एक दूसरे के समानार्थी शब्दों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन समानार्थी शब्द होते हुए भी इन दोनों शब्दों में आपका अंतर पाया जाता है। वह अंतर कैसे है, आइए देखते हैं। विद्या जो शब्द है आपका, ये जो यहाँ पर विद्या शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, विद्या जो शब्द है आपका यह विद्य धातु से बना हुआ है। यानी विद्या जो शब्द है आपका अगर देखा जाए किस धातु से बना है, विद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानने वाला, या कह लीजिए अर्थात ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचना। जानने वाला, या यहाँ पर अर्थात ना करके इसको आप यह कर सकते हो, जानने वाला या ज्ञान की चरम सीमा तक पहुँचना। लेकिन जो शिक्ष शब्द का अर्थ होता है वह सीखना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। अब देखिएगा दोनों में अंतर आपको कहाँ मिलेगा। मैंने बताया कि ये दोनों एक प्रकार से जो काम करते हैं समानार्थी शब्द की तरह। समानार्थी शब्द का आप अर्थ लगा सकते हो कि जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, क्या कह लीजिए कि जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं या उनकी तरह काम करता है। पर्यायवाची शब्द कहिए या आप समानार्थी शब्द कहिए, दोनों का जो अर्थ निकल कर आता है वह समान ही माना जाता है। परंतु पर्यायवाची शब्दों में या समानार्थी शब्दों में, इन दोनों में भी आपको अंतर देखने को मिलता है। अब देखिएगा, मैंने बताया कि जो विद्या शब्द की उत्पत्ति हुई है वह किस धातु से हुई है, विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानने वाला या ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचना। शिक्षा जो शब्द आपका होता है वह किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। अब देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूँ। शिक्षा का जो अर्थ होता है वह किसी एक चीज़ से नहीं होता। यानी आज के समय में अगर शिक्षा का व्यापक अर्थ की मैं बात करूं या कह लीजिए विस्तृत अर्थ के बारे में बात करूं तो संपूर्ण जीवन से शिक्षा का अर्थ जुड़ा हुआ है।
यानी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से ही शिक्षा का अर्थ आपका जुटा हुआ माना जाता है। यानी शिक्षा का एक शब्द, यानी शिक्षा जो शब्द है एक है, लेकिन यह व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो शिक्षा का जो अर्थ है, एक व्यापक अर्थ या विस्तृत अर्थ की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को जो निखार देगा वही क्या कहलाएगा, शिक्षा के अर्थ में आपका प्रयोग कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसके साथ ही साथ अगर इस चीज़ को देखा जाए कि जानने वाला या ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचना, देखिएगा विद्या जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह किसी खास विषय के लिए होता है, और शिक्षा जो शब्द होता है वो किसी एक विषय के लिए नहीं होता। लेकिन विद्या जो शब्द होता है, जो विद्य धातु से है, जानने वाला या ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचना, यानी जब आप हमेशा आप अपने गांव परिवार में वातावरण में रहते हो तो उसको आप कहते हो कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो अंधविश्वास होते हैं हमारे, कुछ लोग मानते हैं कि भूत और प्रेत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भूत और प्रेत नहीं भी होते हैं। तो वहाँ पर आप अपने गांव परिवार में रहकर एक शब्द हमेशा सुनते होंगे कि उस व्यक्ति को विद्या प्राप्त है, यानी उस व्यक्ति को शिक्षा नहीं प्राप्त है, उस व्यक्ति को विद्या प्राप्त है। यानी विद्या प्राप्त का मतलब ये हुआ कि उसको भूत प्रेत की, यानी जो झाड़ फूंक का ओझा लोग काम करते हैं, यानी उस खास क्षेत्र की उसे क्या प्राप्त है, विद्या प्राप्त है। यानी जो विद्या होती है वह किसी एक क्षेत्र को लेकर चलती है, लेकिन जो आपकी शिक्षा होती है वह किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होती, वो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित होती है। और जो विद्या होती है वह किसी एक क्षेत्र को ही लेकर चलती है। तो मुझे उम्मीद है कि विद्या क्या है और शिक्षा क्या है, इन दोनों के अर्थ को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। इसी क्रम को मैं अगर आगे लेना चाहूँ तो जो आपका शिक्षा है, यानी शिक्षा ये हिंदी शब्द है, शिक्षा जो है हिंदी शब्द है और इसकी जो धातु है ये शिक्ष धातु है। तो शिक्षा शब्द जो अंग्रेजी बनेगा, अंग्रेजी में शिक्षा को ही आप एजुकेशन के नाम से जानते हो। यानी अंग्रेजी में शिक्षा को जो नाम दिया जाता है वह किस नाम से जाना जाता है, एजुकेशन नाम से जाना जाता है। यानी और एजुकेशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। यानी जो एजुकेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना। यानी जिसका जो अर्थ होता है, यह अर्थ क्या निकल कर आया कि शिक्षण प्राप्त करना या शिक्षण का कार्य करना। यानी जो शिक्षण का कार्य करता हो वही क्या है, शिक्षा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है, मतभेद है कह लीजिए, कि जो शिक्षा शब्द है यह आपका, जहाँ पर एडुको शब्द का अर्थ जो निकल कर आएगा वहाँ पर आपका ई और ड्यूको, अगर मैं एडुको शब्द में ई और ड्यूको शब्द को अलग कर दूं तो ई का जो अर्थ आपके सामने निकल कर आता है वह होता है आंतरिक, और ड्यूको शब्द का अर्थ होता है विकसित करना। यानी आंतरिक शक्तियों को विकसित करना ही शिक्षा का कार्य होता है। यानी सीधे सीधे यहाँ पर अर्थ निकल कर यह आया कि शिक्षा का अर्थ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो कि शिक्षा शब्द का जो अर्थ होता है वह व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उन आंतरिक शक्तियों को जो बाहर लाने का कार्य करती है वह क्या होती है, आपकी शिक्षा ही होती है। यानी व्यक्ति के अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं उन शक्तियों को जो बाहर लाने का कार्य करती है वह क्या करती है, शिक्षा ही करती है। अब शिक्षा के बारे में अगर जाना जाए तो शिक्षा के जो अर्थ प्रयोग किए जाते हैं यह दो अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ और एक होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो शिक्षा के जो प्रकार हैं एक प्रकार से कह सकते हो यह दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला है जो वो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, यानी जो पहला है वह है आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ।
या इसी को आप औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, या इसी को आप क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा, आपने जब बीटीसी या बीएड आपने किया है तो वहाँ पर आप औपचारिक शब्द और अनौपचारिक शब्द हमेशा सुनते आए हैं। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है वह आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। यानी संकुचित अर्थ का मतलब क्या होता है, देखिएगा, हर एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। यानी हर एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक होता है आपका संकुचित अर्थ और एक आपका जो होता है वो क्या होता है, व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ का मतलब जब आप किसी विषय की या किसी व्यक्ति की एक समय सीमा निर्धारण कर देते हो कि आपको एक ही सीमा में रहना है, तो क्या कहलाएगा आपका संकुचित अर्थ। जैसे अगर मैं संकुचित अर्थ में कहना चाहूँ, अगर मैंने आपको बताया पानी, तो पानी शब्द का मैंने आपको बताया तो आपने मुझे बताया कि पानी का प्रयोग जो होता है वो पीने के लिए किया जाता है। यानी जो पानी का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, पीने के लिए किया जाता है। तो या तो इसका क्या हो गया, संकुचित अर्थ हो गया। यानी पानी का जो आपने प्रयोग देखा या किसके अर्थ में हुआ है, पीने के लिए। तो आपने मुझे एक अर्थ बताया, तो इसका मतलब आपने जो ये अर्थ बताया है यह संकुचित अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब मैं अगर इसी के व्यापक अर्थ की बात करता हूँ तो व्यापक अर्थ आपका क्या होता है। अब इसमें आप बता सकते हो कि पीने का पानी है ये, इसके साथ ही साथ पानी का अर्थ होता है आपका मान सम्मान के अर्थ में भी होता है, मर्यादा के अर्थ में होता है, ठीक है, कपड़े धोने के काम आता है, कपड़े धोने के काम में आता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है, हीन भावना को दिखाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने पानी शब्द का आपको व्यापक अर्थ बताया है, एक पानी आपने सिर्फ अर्थ जानते हो कि पीने वाला पानी, और एक पानी का जो अर्थ होता है, जब व्यापक अर्थ की बात कर जाऊंगा उसके विस्तार रूप को जानेंगे, तो एक हो जाएगा पीने का पानी, एक होता है मान सम्मान। मान सम्मान का अर्थ क्या होता है कि कई बार आप देखते हो कि गाँव में कहावत कही जाती है कि व्यक्ति का पानी चला गया है। तो व्यक्ति का पानी जाने का मतलब क्या हुआ, वह व्यक्ति का जो मान सम्मान है या कह लीजिए जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी तरह से जो उसकी मर्यादा से भी अर्थ यही निकल कर आता है कि व्यक्ति की क्या हो गई है, मर्यादा हो गई है। कई बार आप देखते हो कि गांव में लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि बाहर निकल, मैं देखता हूं तुझमें कितना पानी है। तो क्या पानी शब्द का अर्थ वो एक बोतल पानी लेके निकलेगा क्या, एक बोतल पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब उसकी जो बात हो रही है वह किसकी बात हो रही है, प्रतिष्ठा की बात हो रही है, उसके इज्जत की बात हो रही है, उसके मान सम्मान की बात हो रही है। दूसरे में है उसी पानी का प्रयोग आप कपड़े धोने के अर्थ में करते हो, इसके साथ ही साथ हीन भावना को दिखाता है। यानी आप निर्लज्ज के रूप में किसी के सामने पेश आते हो। कई बार होता है आप कि कहते हो, शब्द का प्रयोग करते हो कि राम नाम का व्यक्ति पानी पानी हो गया। पानी पानी का मतलब क्या हुआ कि उसके आत्मसम्मान को जो हुआ क्या पहुंची है, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। तो उसी तरह से आपका शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है वह आपके औपचारिक शिक्षा को दिखाती है। यानी शिक्षा शब्द का जो संकुचित अर्थ होता है यह आपके किसको दिखाती है, औपचारिक शिक्षा को दिखाती है। औपचारिक शिक्षा का जो अर्थ निकल कर आता है वह आपके विद्यालयी शिक्षा से होता है। औपचारिक शिक्षा का जो अर्थ होता है वह आपके विद्यालयी शिक्षा को दर्शाता है। यानी जो आप विद्यालय में बैठ के या कह लीजिए विद्यालय में रहकर शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करते हो और यह आपके एक निश्चित क्षेत्र की ओर आपको ले जाती है या कह लीजिए निश्चित बिंदु की ओर ले जाती है, वह शिक्षा आपकी संकुचित अर्थ में है, यानी औपचारिक शिक्षा वह है।
जहाँ पर आपको जोर दिया जाता है, किताब दे दी गई और आपको कहा किताब का रट्टा मार लीजिए। अब आप किताब को रट्टा मार के बैठ जाते हो, उसका आपके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, उन सब से कोई मतलब नहीं हुआ। तो वो आपके शिक्षा के संकुचित अर्थ को दिखाएगी। यानी इस कंडीशन में अगर देखा जाएगा तो यह जो आपकी क्रियाकलाप दिखाया, यह शिक्षा के संकुचित अर्थ को दिखाएगा। यानी जो विद्यालयी शिक्षा होती है, जहाँ पर आप एक कक्षा में या एक क्लासरूम में बैठकर आप शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करते हो, तो इसका मतलब यह जो दिखाएगी, यह विद्यालयी शिक्षा को आपके दिखाता है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत माना जाएगा। यानी शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है औपचारिक शिक्षा से होता है। औपचारिक शिक्षा का जो अर्थ होता है, जहाँ पर शिक्षक, इसके साथ ही साथ आपकी जो वहाँ पर किताबें होती हैं, विद्यालय, कक्षा, जहाँ पर ये सारे पहले से सुनिश्चित होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, उसी को आप औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हो। यानी वहाँ पर शिक्षक निश्चित होते हैं, किताबें निश्चित होती हैं, विद्यालय निश्चित है और कक्षा निश्चित है। इसके साथ ही साथ आपका सिलेबस निश्चित है, कैरिकुलम निश्चित है। यानी जहाँ पर सब कुछ एक निश्चित प्रक्रिया में होता है, उस शिक्षा को जो नाम दिया जाता है वह औपचारिक शिक्षा दिया जाता है, या कह लीजिए शिक्षा का संकुचित अर्थ में इसी को प्रयोग किया जाएगा। तो शिक्षा का जो आपका संकुचित अर्थ निकल कर आता है, तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में ही जेम्स ड्रॉड ने लिखा था कि औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कह सकते हो आप कि औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी जो आपकी औपचारिक है। यानी इसने कहा, किसने था? जेम्स ड्रॉवर ने। जेम्स ड्रेवर। तो इन्होंने क्या माना कि जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, यानी औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, यानी कह सकते हो कि जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र व व्यवहारों का एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में रूप प्रदान किया जाता है। यानी सीधे सीधे आपका अर्थ निकल कर आया कि जेम्स ड्रॉवर का कहना था कि औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र व व्यवहार का, या कह लीजिए को एक निश्चित दिशा में रूप प्रदान किया जाता है। यानी औपचारिक शिक्षा आपकी एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें आपको एक निश्चित बिंदु की ओर ले जाया जाता है। निश्चित बिंदु का अर्थ निकलकर यहाँ से वो हुआ कि आपको सिर्फ एक ही लाइन में चलने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। तो यह जो शिक्षा कहलाएगी वह आपकी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आपकी मानी जाती है। दूसरी मैंने शिक्षा इसी में बताई है आपको कि जो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ था, यानी ये शिक्षा का जो क्या था आपका संकुचित अर्थ था। अब शिक्षा का विस्तृत अर्थ की अगर हम बात करें, जो दूसरा है इसी का, शिक्षा का, आइए जो मैंने दूसरे पॉइंट की बात कर रहा था कि शिक्षा का विस्तृत अर्थ क्या होता है, या कह लीजिए या इसी को अनौपचारिक शिक्षा के नाम से आप जानते हो। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? यानी जहाँ पर आपकी जो शिक्षक होते हैं, यानी सीधे अर्थ में कह सकते हो जहाँ पर आपके, सीधे कह सकते हो जहाँ पर शिक्षक, विद्यालय, किताबें,
पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम सुनिश्चित ना हो, सुनिश्चित ना हो। यानी अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो होती क्या है, पहले देखिएगा। अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है कि जहाँ पर शिक्षक विद्यालय, किताबें, पाठ्यवस्तु, पाठ्यक्रम सुनिश्चित ना हो। यानी आपकी अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जहाँ पर पहले से कोई भी चीज़ निश्चित, सुनिश्चित और सुव्यवस्थित नहीं होती है। यानी वहाँ पर आपकी जो चीज़ें होती हैं, एक आपका जो वातावरण होता है वह बिल्कुल खुला वातावरण होता है। यानी वहाँ पर जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा में आपका जो वातावरण होता है वह आपका खुला वातावरण होता है, जबकि आपकी औपचारिक शिक्षा में खुला वातावरण नहीं होता है। आपकी जो औपचारिक शिक्षा आपने पढ़ी है वह आपकी कभी भी जीवन पर्यंत नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैकेंजी। इन्होंने कहा कि जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यानी जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है इसको सीखने के लिए ना तो आपके विद्यालय निश्चित होते हैं, ना ही आपके शिक्षक निश्चित होते हैं, ना आपकी किताबें निश्चित होते हैं। ये आप जो सीखते हो वो खुले वातावरण में सभी चीज़ें सीखते हो। यानी आप घर बैठे रहते हो, घर में बैठे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उससे आपने कुछ सीख लिया। सुबह घर परिवार में कोई व्यक्ति आया बाहर से, उसने आपको कोई नई चीज़ बताई, नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ दी, या कह लीजिए किसी के बारे में बताया या देश के बारे में बताया, तो वहाँ पर चीज़ों को आपने क्या कर लिया, सीख लिया। यानी सीधे सीधे अर्थ आपका निकल कर आता है कि ऐसी शिक्षक व्यवस्था या कह लीजिए ऐसी शिक्षण व्यवस्था जहाँ पर कोई भी चीज़ पहले से ना सुनिश्चित हो और ना ही सुनियोजित हो, ऐसी शिक्षण व्यवस्था को जो हम नाम देते हैं अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा में सब कुछ पहले से आपका निश्चित होता है कि इस विद्यालय में जाना है, पहली कक्षा में आपको हिंदी पढ़ना है, दूसरे में आपको विज्ञान है, तीसरे में मैथ है, और ये सारी चीज़ें आपकी पहले से सुनिश्चित और सुव्यवस्थित होती हैं। जबकि आपकी अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप रास्ते में चलते हुए सीख लेते हो, आप कुछ खाते पीते हुए सीख लेते हो, और वह जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है उसका एक समय निश्चित होता है कि आपको 1 साल में ये सीखना है। लेकिन आपकी अनौपचारिक शिक्षा में यह कह लीजिए जो शिक्षा का विस्तृत अर्थ है, ये आपकी जो शिक्षा होती है, मैकेंजी महोदय ने कहा, मनोवैज्ञानिक ने, कि यह जो शिक्षा व्यवस्था होती है यह शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है, जीवन पर्यंत चलती है। यानी ये शिक्षा व्यवस्था जो आपकी होती है वह कैसे शिक्षा व्यवस्था होती है, जीवन पर्यंत आपकी शिक्षा चलती है। इसके साथ साथ जीवन के प्रत्येक अनुभव तथा उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि करती है। यानी जितना भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है, चाहे वो घर में रहते हुए या कहीं पर आते जाते हुए, तो क्या करती है कि जीवन के प्रत्येक अनुभव, यानी जब आप कोई भी अनुभव करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो अनुभव द्वारा ही तो आप सीखते हो, और जब अनुभव द्वारा सीखते हो तो आपके ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान भंडार में वृद्धि हो जाती है। यानी उस चीज़ को आप सीख लेते हो और आने वाले समय में उसका आप प्रयोग भी करते हो। तो ये शिक्षा का जो था वो विस्तृत अर्थ था। तो आज आपने शिक्षा के बारे में देखा कि शिक्षा क्या होती है। अभी शिक्षा के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह वीडियो थोड़ी सी आपकी ज़्यादा बड़ी हो रही है या लंबी हो रही है, तो इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जो और बचा है उसको और कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आपने इस शिक्षा के बारे में पढ़ा, और मैं बताना चाहता हूं कि अब आपको साइकोलॉजी की जो क्लास है वो रेगुलर और बेसिक मिलेगी, आपको हर दिन आपको मिलेगी। तो इसीलिए आप हमारे चैनल फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग को ज़रूर यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।